नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ सीए जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग। आज हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जर्नल कंप्लीट किया, जर्नल विद जीएसटी भी कंप्लीट किया, उसके बाद हमने लेजर भी कंप्लीट किया। ठीक है, आज हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। अगर आपने पहले का वीडियोस, पहले का क्लासेस नहीं किया है तो पहले उसे देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस समझा था। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जब हमने सीखा था तो वहाँ हमने देखा था ना कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं करना है ना। और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते थे, उसको मनी के टर्म्स में मेज़र करते थे। फिर मेज़र करने के बाद क्या करते थे, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे ना। सर कहाँ करते थे, जर्नल में करते थे। अरे आपने पढ़ा है ना, जर्नल में करते थे रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग होता है वो कहाँ होता है, जर्नल में होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होता है इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते थे, उसे क्लासीफाई करते थे, है ना। क्लासीफाई कहाँ करते थे, लेज़र में करते थे, ये भी हमने समझा है ना। और क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं, क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। ठीक है, तो समराइज़ क्यों करते हैं, देखिए लेज़र में बहुत सारा अकाउंट्स है, उसमें काफ़ी सारा डिटेल्स होता है ना। तो अगर ओनर को या फिर जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको जानना है कि मुझे क्रक्स में बताइए कि क्या है फिगर्स है, ठीक है, क्या स्टेटस है अभी अकाउंट्स का, है ना, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, या फिर क्या कैसा परफॉर्मेंस है, अगर हमें क्रक्स में जानना है तो उतना डिटेल में देखने का टाइम भी तो नहीं है ना। इसीलिए क्या करते हैं, लेजर से फिर क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, समराइज़ करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और समराइज़ करने के बाद क्या करते हैं स्टेप में, अकाउंटिंग प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना होता था, है ना। एनालिसिस मतलब क्या होता है, मतलब कुछ सोचना होता है कि ये ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो इतना हुआ है, कितना है ना, प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, कंक्लूजन निकालना, है ना, कि आप उससे कुछ कंक्लूजन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सर ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कहाँ करते हैं, ये करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाकर करते हैं, है कि नहीं। इतना बात समझ में आया। तो ये जो है अकाउंटिंग प्रोसेस तो हमने पहले भी समझा था। ठीक है, आज तो हमें पूरा, हम आज तो हमें ट्रायल बैलेंस समझना है कि नहीं। तो देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अभी इसी अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड फेज़ है। क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस का ट्रायल बैलेंस क्या है, थर्ड फेज़ है। इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो सर थर्ड फेज़ तो है लेकिन ठीक है, ट्रायल बैलेंस होता क्या है ऐसे। तो देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, पहले इतना बात समझिए, ट्रायल बैलेंस क्या है ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए, ये कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, सर अकाउंट क्यों नहीं है, देखिए लेजर जो बनाते हैं वहाँ पर जो अकाउंट बनाते हैं ना, तो डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। तो वहाँ पर जो है जर्नल से पोस्टिंग करके लेजर में लाते हैं और अलग अलग अकाउंट्स में बनाते हैं ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बनता। ये ट्रायल बैलेंस जो है ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर स्टेटमेंट है किस चीज़ का, अरे बताया ना, ये डेबिट बैलेंसेस का और क्रेडिट बैलेंसेस का। सर डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस एक बार आप याद कीजिए, लेजर वाला उसमें किया था ना, जो अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें लास्ट में जाके क्लोजिंग बैलेंस जो निकलता है, या तो वो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो वो जो बैलेंसेस को हम लिखते हैं ना ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, तो वही ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, इतना बात समझ में आया। आगे देखिए क्या लिखा है, इसको प्रिपेयर किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, कब प्रिपेयर किया जाता है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो पर्टिकुलर डेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए होता है। ठीक है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मान लीजिए अगर लिखा है
30 अप्रैल, 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल का दिन का बात चल रहा है, ठीक है। या उससे पहले या उसके बाद जो है ना उसका बैलेंसेस चेंज हो सकता है, ठीक है। कुछ और ट्रांजेक्शन्स हुआ, इस वजह से कुछ बैलेंस आगे पीछे हो गया, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या है कि उसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जा रहा है और वो जो बैलेंसेस शो कर रहा है वो उसी दिन के लिए वैलिड ठीक है, उसके आगे पीछे के लिए नहीं, क्योंकि आगे पीछे जाकर वो तो चेंज हो सकता है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर डेट के लिए होता है। अगर अप्रैल का एंड ऑफ द मंथ माने तो 30 अप्रैल, अगर एंड ऑफ द ईयर माने तो 31 मार्च का, ठीक है। इस तरह से बनता है। आया बात समझ में। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पूरे साल का या पूरे मंथ का, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉफिट जो निकलता है ना, तो प्रॉफिट जो होता है पूरे साल का होता है, पूरे ईयर का होता है, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस जो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, ठीक है, किसी एक दिन का। आया बात समझ में, ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ठीक है। ये थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। ये एक स्टेटमेंट होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का, और इसको किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर करते हैं। ये बात भी समझ में आया। सर बनाते क्यों है ये ट्रायल बैलेंस, तो देखिए अभी हमने देखा ना कि समराइज़ करने के बाद, समराइज़ कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं, है ना। तो समराइज़ करने के बाद एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन तो करना होगा ना। तो ये कहाँ करना होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में करना होगा। तो बैलेंस शीट बनेगा जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनेगा, है ना। तो ट्रायल बैलेंस हमारा जो है ये बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का बेसिस है, इसी के बेसिस पे बनाते हैं। तो एक ये पर्पस समझ में आया, ठीक है। और क्या है सर, और क्या पर्पस है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ये क्या होता है, तो देखिए समझिए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे कैलकुलेशंस वगैरह सही है। अगर मान लीजिए आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ना, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसेस होता है। जब टोटल करेंगे ना तो डेबिट का बैलेंसेस और क्रेडिट का बैलेंसेस अगर ये बराबर आया, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। क्या बोलेंगे, टैली होता है। यहाँ लिखिए एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं, टैली, टैली वर्ड है, ठीक है। टैली मतलब एग्री करता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अगर सेम आ रहा है तो टैली कर रहा है, और टैली कर रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है जर्नल बनाते वक्त, ठीक है। लेजर बनाते वक्त कुछ भी कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है। यानी कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं किया है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है, इसका मतलब कुछ और मिस्टेक हो सकता है, हाँ वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात कर रहा है ना, यानी कि कैलकुलेशन वाइज तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्लरिकल कोई मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, तो एग्री करता है इसका मतलब डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल सेम आता है तो, ठीक है। ये बात समझ में आया। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। हाँ तो देखिए ट्रायल बैलेंस समझ में आया क्या होता है। अब देखिए क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी हमने ये भी थोड़ा थोड़ा समझा, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ भी सेम बात लिखा हुआ है, टू इस्टाब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस, है ना। जो ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है उसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, है कि नहीं। आया बात समझ में। तो दो पर्पस तो हमने ऊपर भी देख लिया था। फिर ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटेंट इन द लेजर। ये भी तो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कि जो लेजर है वो तो डिटेल में है ट्रांजेक्शन्स का, है ना, डिटेल है। लेकिन उसको समरी में समझना है तो कहाँ मिलेगा, वो तो ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, समरी की तरह है ना। अगर किसी को समरी से काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए डिटेल समझना है तो डिटेल के लिए आपको लेजर और जर्नल भी जाना पड़ेगा, है कि नहीं। आया बात समझ। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, समरी की तरह काम करता है, ठीक है। ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बेसिस है, इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। हाँ सर इतना तो समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये तो समझ में आया। सर बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता होगा सर, तो देखिए अभी हमें फॉर्मेट समझना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, सिंपल से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट क्या है, आप हेडिंग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हेडिंग के नीचे जो ट्रायल बैलेंस लिखा है आप लिखेंगे एज एट, और डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे, लास्ट डे ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द ईयर। जैसे मान लीजिए लास्ट डे ऑफ द ईयर का बात कर रहे हो तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2027, ठीक है, अगले साल का। तो
तो इस तरह से लिखेंगे। आया बात समझ में? ठीक है। हाँ सर, ये तो समझ में आया कि लास्ट डे ऑफ द मंथ या लास्ट डे ऑफ द ईयर लिखना है, यानी कि उस पीरियड का लास्ट डेट लिखना है, यानी इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलर डेट का है। एज एट लिखा हुआ है ना सर, ये एज एट क्या है? तो देखिए, आपने सुना होगा एज ऑन, ठीक है, फिर एज एट भी होता है, तो दोनों में अंतर क्या है समझिएगा बात। एज ऑन जो होता है ना, कभी कभी एज ऑन भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया आपने 31 मार्च 2027, एज ऑन अगर लिखा है इसका मतलब 31 मार्च 2027 का पूरा दिन का बात चल रहा है, ठीक है, कि पूरे दिन में ये बैलेंस था, ठीक है, अगर आप एज ऑन लिखते हैं तो। लेकिन अगर एज एट लिखता है ना, तो ये थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, और ज़्यादा पॉइंट पर आ जाता है। कैसे कि 31 मार्च 2027 का 2 बजे अगर ये ट्रायल बैलेंस बना था, तो ये 2 बजे का ही बैलेंस का बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है 3 बजे, एक घंटे में 3 बजे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ और फिर बैलेंस चेंज हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताइए, कि 2 बजे आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया है ना, और 1 घंटा बाद कुछ नया ट्रांजेक्शन हुआ और वहाँ पर बैलेंसेस चेंज हो चुका है, कुछ फिगर्स चेंज हो गया, ऐसा हो सकता है ना। तो एज एट का मतलब क्या होता है कि 31 मार्च 2027 का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का बात चल रहा है कि उस समय यह बैलेंस वैलिड था, ठीक है। आया बात समझ? तो आपको हेडिंग समझ में आया और एज एट लिखना है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए, एक तो कॉलम होगा आपका सीरियल नंबर का, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। एक यहाँ पर लेज़र अकाउंट्स का, यानी नेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का नाम लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक कॉलम बनाएंगे आप डेबिट कॉलम का, ठीक है, जहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट लिखा जाएगा, और दूसरा कॉलम बनाएंगे आप क्रेडिट का अमाउंट लिखने के लिए, ठीक है। सर ये टोटल और बैलेंस क्या है? तो अभी हम समझेंगे टोटल और बैलेंस क्या होता है, ठीक है। तो बात समझ में आए? यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम, ठीक है। एक तो आप लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे में लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, फिर तीसरे में लिखेंगे डेबिट का अमाउंट, ठीक है, कि डेबिट का जो अमाउंट है वो, और चौथे में लिखेंगे क्रेडिट का अमाउंट। इतना बात समझ में आया? ठीक है सर, फॉर्मेट तो समझ में आया, बनाते कैसे हैं? देखिए, बनाने के लिए ना यहाँ पे 3 मेथड दिया गया है। कितना? 3 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड का नाम क्या दे रखा है आपका? टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है ना, इसमें जो भी लेज़र अकाउंट्स प्रिपेयर किया है ना, आपने देखा था जर्नल के बाद लेज़र जब बनाया था, तो उसमें कैसे जर्नल से लेज़र पोस्टिंग करते थे, उसमें अलग अलग अकाउंट्स बनाते थे ना, है कि नहीं। तो उन सभी लेज़र अकाउंट्स को टोटल करके और उस टोटल को लिखा जाता है, डेबिट साइड का भी टोटल, ठीक है, और क्रेडिट साइड का भी टोटल को लिखा जाता है, ठीक है। सर कैसे? देखिए, अब इसका हम क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो आप आ जाइए अपने बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए, ठीक है। देख रहे हैं? तो ये कौन से पेज नंबर पे आपके 270 पर है, ठीक है, पेज नंबर 70 चैप्टर 2 का। तो यहाँ टोटल मेथड है, ठीक है। आया बात समझ? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2022। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एज ऑन लिखा है, तो आप एज ऑन भी लिख सकते हैं, एज एट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 का है बैलेंस, ठीक है, लेजर अकाउंट से ये। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाई टोटल अमाउंट मेथड। अब देखिए टोटल अमाउंट मेथड में क्या होता है। आपने देखा था ना, जब हमने लेज़र प्रिपेयर किया था, लेज़र सीखा था, तो वहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स बनता था, है ना। तो इस तरह का टी सेव अकाउंट्स बनता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो होता है डेबिट वाला साइड होता है, और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट वाला साइड होता है, ये हमने देखा था। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या बना है। एक तो कैश अकाउंट बना है, ठीक है, दूसरा फर्नीचर अकाउंट बना है, फिर सैलरीज अकाउंट बना है ना, फिर क्या बना है, श्याम से अकाउंट बना है, ठीक है, फिर क्या बना है, परचेस अकाउंट बना है, परचेस रिटर्न अकाउंट बना है, राम से अकाउंट बना है ना, ठीक है, फिर क्या बना है, सेल्स अकाउंट बना है, और क्या बना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और फिर कैपिटल अकाउंट बना है, ठीक है, इतना अकाउंट बना है। अभी क्या करना है हमें, ये जितना भी अकाउंट्स है ना, इन सभी अकाउंट्स का हमें नाम लिखना है, कहाँ, नेम ऑफ अकाउंट्स वाले कॉलम में, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट बना है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट बना है तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट बना है, तो ये जितना भी अकाउंट्स अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, उन सभी का नाम लिखा जाता है, बगल में सीरियल नंबर लिखा है। इतना तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना। देखिए ट्रायल बैलेंस बहुत ही ईजी चीज़ है ना, बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, इतना सीरियल नंबर तो लिखना आएगा आपको, और जो जो अकाउंट्स ऊपर लिखा था, ठीक है, जैसे कैश अकाउंट, है ना, फर्नीचर अकाउंट,
सैलरीज अकाउंट, ठीक है। ये सभी अकाउंट्स का यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, ठीक है। सिंपल है, नेम ऑफ अकाउंट में, है ना। अब देखिए, एक डेबिट का टोटल है और एक क्रेडिट का टोटल है। तो डेबिट के टोटल में हमें डेबिट साइड का जो टोटल अमाउंट है वो लिखना है, ठीक है। और इधर क्रेडिट साइड का जो टोटल अमाउंट है हमें ये लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट है, ठीक है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल निकालिए। तो ये रहा आपका डेबिट साइड का टोटल, ठीक है। इसको टोटल कीजिए तो कितना आएगा, 35,500 रुपीज़, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया। देखिए इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 35,500 रुपीज़, इतना है। क्या यहाँ पे 35,500 लिखा है? लिखा है सर। इतना समझ में आया, ठीक है, बहुत आसान है। फिर देखिए, अब क्रेडिट साइड का टोटल निकालिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल सर दिख रहा हूँ, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी तो सेम ही दिख रहा है यहाँ पर, 35,500। नहीं, हमें ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। हमें देखना है ये बैलेंस वाला जो है ना, दिख रहा है आपको, ये बैलेंस CD लिखा हुआ है, इसको छोड़कर काउंट करना है। क्योंकि जब आपने लेज़र सीखा था तो आपने देखा था ना कि सिर्फ इतना हुआ करता था, सिर्फ इतना ही होता है ना। और जितना भरपाई करना होता है, जो कमी रहता है उसको बैलेंसिंग करके लिखते थे ना। आया बात समझ? यानी बैलेंसिंग करने से पहले टोटल कितना रहा होगा, इतना का सिर्फ रहा होगा, है ना, सिर्फ इतना रहा होगा। और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला टोटल ज़्यादा रहा होगा, इसलिए दोनों तरफ लिख दिया, है कि नहीं। इतना बात समझ में आया। तो बैलेंस CD का अमाउंट लिखने से पहले, बैलेंसिंग का अमाउंट लिखने से पहले टोटल कितना रहा होगा उसके कीजिए, ठीक है। तो बताइए टोटल कितना है, आप भी एक बार कैलकुलेट करके चेकिए, कैलकुलेट कीजिए खुद से भी और बताइए कितना है, ठीक है। मैं भी कर लेता हूँ। तो ये आपका आ रहा है 28,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट कितना है, तो ये है 28,000 रुपीज़। देखिए क्या लिखा हुआ है, 28,000 रुपीज़, हाँ सर लिखा तो है। आया हुआ समझ में। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर का है ना। फर्नीचर का डेबिट साइड का टोटल बताइए। तो डेबिट साइड का टोटल में कैश अकाउंट लिखा है 3,000 और ये टोटल 3,000 आ रहा है। तो 3,000 लिखना है, तो 3,000 लिख दीजिए डेबिट टोटल में। इतना सा बात समझ में आया, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब क्रेडिट साइड का टोटल लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कितना बनता है, तो सर यहाँ तो 3,000 दिख रहा है ये भी। देखिए सीधा सा भाई, अरे इतना तो हमने देखा ना, ये बैलेंस CD वाला जो अमाउंट है ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना, इसके अलावा तो जीरो रहा होगा ना, ठीक है। ये बैलेंसिंग करने के लिए लिखा है, लेकिन ये जब नहीं था तब तो जीरो टोटल था ना, तो यहाँ पर जीरो टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। आया बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सैलरीज का है, ठीक है। तो सैलरीज का डेबिट का टोटल कितना है, 2,500 है, तो यहाँ लिख दिया 2,500, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो सर यहाँ भी 2,500 दिख रहा है। अरे नहीं, ये बैलेंस CD है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। टोटल करने से पहले तो कुछ नहीं था ना, बैलेंसिंग करने से पहले तो कुछ नहीं था ना। आया बात समझ में। तो टोटल यहाँ कुछ नहीं था बैलेंस करने से पहले, ठीक है, इसीलिए तो ये भरपाई करने के लिए बैलेंसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जीरो है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट है श्याम्स अकाउंट। इसका डेबिट टोटल कितना है, तो यह है 2,500। अरे नहीं, इसका डेबिट टोटल 2,500 नहीं है, इसको छोड़कर काउंट कीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बताइए, उसको छोड़कर कितना आ रहा है एक बार चेक कीजिए। तो ये आ रहा है 21,000 + 500, 21,500, ठीक है। 21,500 समझ में आया। अब क्रेडिट साइड का टोटल चेक कीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर एक ही है, 25,000, 25,000 लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। आ रहा है बात समझ, 25,000 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद परचेस अकाउंट है, तो इसका डेबिट साइड का टोटल बताइए कितना है। तो सर ये भी तो यहाँ पे 26,000 दिख रहा है, तो 26,000 लिख देंगे डेबिट टोटल में, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में सर यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर एक अमाउंट दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, यानी कि टोटल जीरो रहा होगा, है ना, तभी तो बैलेंसिंग करने के लिए ये अमाउंट लिखा है, ठीक है। तो टोटल जीरो है यहाँ, तो टोटल जीरो है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट का टोटल कितना है, सर डेबिट का टोटल तो ये तो बैलेंसिंग अमाउंट है, तो इसको देखना नहीं है, इसके अलावा क्या है, जीरो है। तो डेबिट साइड में टोटल कितना है, जीरो है, ठीक है। आया बात समझ। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ एक ही है, ठीक है। तो ये टोटल है 500 रुपीज़, तो 500 लिख दीजिए,
ठीक है, आ रहा है बस समझ में, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राम्स अकाउंट, है ना। अब इसका डेबिट साइड का टोटल देखिए, तो डेबिट साइड का टोटल में एक है 30,000, इसका टोटल बनता है 30,000, है ना। तो 30,000 रुपीज़ लिख दिया डेबिट साइड में, डेबिट साइड का टोटल में, ठीक है, डेबिट कॉलम का टोटल में, ठीक है ना। फिर देखिए क्रेडिट साइड, क्रेडिट का टोटल कितना बनता है, तो ये बनता है सर, इसको तो छोड़ के ही गिनना है ना, हाँ हाँ इसको छोड़ के ही गिनना है, ठीक है। तो ये बनता है 25,100, इसको देखिए कितना है, ठीक है। तो 25,100 रुपीज़, समझ में आया, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल कितना है, तो सर इसको तो छोड़ के ही गिनना होता है, तो ऐसे तो जीरो है, ठीक है। तो जीरो है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, है ना, जीरो है। फिर क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो सर ये तो है 30,500, ठीक है, ये है 30,500। सिंपल है सर, बहुत आसान है सर, छोड़ दीजिए, इतना तो हम खुद भी कर लेंगे। अरे दो ही बचा है, देख लेते हैं ये भी, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, ठीक है, इसका डेबिट साइड का टोटल कितना है, तो 100 है, तो 100 लिख दीजिए यहाँ पर। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल सर यहाँ पर तो बैलेंस शीट छोड़कर ही काउंट किया जाएगा, तो जीरो है, ठीक है, तो जीरो, यहाँ पर कुछ होगा नहीं। और कैपिटल अकाउंट देखिए, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल कितना है, तो इसको छोड़कर गिरेंगे तो कितना आता है, 500 आता है, तो 500 है, लिख दिए यहाँ पर डेबिट टोटल में, ठीक है। उसके बाद फिर कैप क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो एक ही यहाँ पे 10,000 रुपीज़, ठीक है, तो टोटल कितना है 10,000 रुपीज़। इतना समझ में आया, लिखने आया, बहुत आसान था ना, बहुत आसान था सर ये तो, ठीक है। अब क्या कीजिए, टोटल कीजिए, क्या कीजिए, ये जितना है ना इसका टोटल निकालिए, आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, बताइए, कमेंट में बताइए कितना आ रहा है, ठीक है, कमेंट में बताना है ये कितना आ रहा है, ठीक है, बताइए कितना है, और ये कितना आ रहा है बताइए, आप खुद एक बार कैलकुलेट कीजिए, करिए करिए कितना आ रहा है, करिए, क्या दोनों बराबर आ रहा है, कमेंट में बताइए, ठीक है, क्या दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 500, तो ये आ रहा है इतना, सेम है, ठीक है, इतना देख लिया आपने भी। फिर क्रेडिट का टोटल कितना है, तो 28,000 प्लस 25,000 प्लस 500 प्लस 25,100 प्लस 30,500 प्लस 10,000, तो ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। और दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है, तभी टैली होगा। तो क्या आपका सेम आया, सेम आया दोनों तरफ, इसका मतलब बैलेंस शीट एग्रीड है, ठीक है, दिस इज एन एग्रीमेंट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट टैली करता है। और टैली करता है इसका मतलब क्या है कि आपने जो जर्नल बनाया है और लेजर बनाया है, क्या उसमें कुछ भी गलती नहीं किया है। ये सेम होने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर रहा है, टैली करने का मतलब ये है कि आपने जो जर्नल प्रिपेयर किया है और लेजर प्रिपेयर किया उसमें कुछ भी गलती नहीं है, बताइए, सोच रहे हैं ना आप, सोच रहे हैं कि सर हाँ हाँ सर कुछ तो गलती नहीं है। अरे नहीं, मैंने बोला था कैलकुलेशन में गलती नहीं है, कुछ और गलती तो हो ही सकता है, फिर क्या गलती हो सकता है, क्या क्या गलती हो सकता है हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना तो क्लियर है कि आपका कुछ भी अरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं है, यानी कि अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, ठीक है। आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, यानी कि कोई क्लरिकल एरर नहीं है, तो क्लरिकल एरर नहीं है मतलब कुछ और मिस्टेक तो हो सकता है, और क्या क्या होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है यहाँ पर, ठीक है, टैली करता है इसका मतलब, ठीक है। तो हमने देखा टोटल मेथड, तो टोटल मेथड में देखिए क्या है, टोटल मेथड जो होता है ना, तो टोटल लिख देते हैं, है ना, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, ये ना कॉमनली नहीं बनाया जाता, ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ठीक है, दिस मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज। तो क्यों कॉमनली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर ना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, इसके बेसिस पर नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस समझ में आया बात, ठीक है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कंपाइल्ड अंडर दिस मेथड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अरे क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक कर लीजिए इसको अब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, चलिए।
अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल नहीं लिखते, हम बैलेंसिंग अमाउंट लिखते हैं। जो बैलेंसिंग अमाउंट हम कैलकुलेशन में अभी छोड़ रहे थे ना, वो वाला अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है। और यही वाला जो मेथड है ना आपका कॉमनली यूज मेथड है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इसी मेथड के बेसिस पर, ठीक है। सिंपल सा बात समझ में आया। देखिए इसके बेसिस पर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ। तो देखिए सेम उसी तरह का है। आपको करना क्या है, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट 31 मार्च 2022 ये लिखना है हेडिंग में, ठीक है। पहला जो कॉलम है वहाँ पर सीरियल नंबर रहता है, दूसरा कॉलम जो होता है नेम ऑफ अकाउंट। तो देखा था ऊपर में जो नेम ऑफ अकाउंट था वही लिखना है, कुछ और नहीं, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पर, जो इलस्ट्रेशन 1 में जो क्वेश्चन था ना, उसी को अब बैलेंस मेथड से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा, आप डेबिट टोटल नहीं, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस लिखा जाएगा, आप क्रेडिट टोटल नहीं। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या किया था, टोटल लिखा था ना दोनों तरफ का, यहाँ टोटल नहीं लिखेंगे, यहाँ बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस देखिए कैश अकाउंट का बैलेंस कितना लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पर, इसको देखिएगा, बैलेंसिंग फिगर है 7500, ठीक है। और कमेंट में बताइए ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सर ये तो मुझे क्रेडिट साइड में दिख रहा है बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। अरे आपने लेजर नहीं देखा, आपने लगता है पिछला क्लास नहीं किया, पहले पिछला क्लास कीजिए तब यहाँ आइएगा, ठीक है, तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पिछले क्लास में जब लेजर सीखा था तो वहाँ समझाया था ना कि ये कौन सा बैलेंस होता है। तो देखिए ये जो है ना, भले लिखा यहाँ क्रेडिट साइड में है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। सर कैसे, एक बार फिर बता देता हूँ, हालांकि पहले बताया था। देखिए होता क्या है ना, जब आपने ये टोटल किया तो 35,500 आया, और जब आपने ये टोटल किया तो 28,000 आया ना। तो ये क्यों लिखा, जितना कमी था उतना भरपाई करने के लिए, है ना। यानी कि डेबिट साइड का टोटल 35,500 और क्रेडिट साइड का टोटल 28,000 था, है ना। तो टोटल किसका ज़्यादा है, डेबिट वाला का ज़्यादा है ना, तो जिसका टोटल ज़्यादा वो बैलेंस कहलाता है, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा, डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो एक तरीका ये देखा था हमने जानने का। दूसरा का तरीका क्या देखा था कि कैश अकाउंट जो है ना ये एसेट होता है, ठीक है। और एसेट का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, एसेट का जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी देखा था, और तीसरा तरीका ये भी तो देखा था कि हमें ना सीडी का हिसाब से नहीं देखा जाता है। ये आज तो लास्ट डेट पर सीडी है उस मंथ के एंड में या उस ईयर के एंड में, है ना, लेकिन इसको नेक्स्ट डे यहाँ पर ब्रॉड डाउन करना होता है, याद है, यहाँ पर ब्रॉड डाउन करते थे टू बैलेंस बीडी करके, ठीक है। तो ये सीडी जो है बीडी किस तरफ होगा, ऑब्वियसली डेबिट साइड होगा, है कि नहीं। तो ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। आया बात समझ में। तो सिंपल सा, जहाँ आपको सीडी दिखे तो उसके उल्टे साइड में बीडी जाता है और वो बैलेंस कहलाता है, ठीक है। तो आपका बैलेंस यहाँ पर 7,500 डेबिट बैलेंस है। तो कैश में देखिए डेबिट बैलेंस, ठीक है, कैश में डेबिट बैलेंस 7,500, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर में यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट कितना है 3,000, और ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फर्नीचर तो एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और क्योंकि यहाँ पे डेबिट टोटल ज़्यादा है तो भी डेबिट बैलेंस है, और ये सीडी तो इस तरफ आ जाएगा ना बीडी बनकर, तो ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ है 3,000 रुपीज़, समझ में आया, सिंपल, बहुत आसान है ना। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट है सैलरीज अकाउंट, ठीक है। इसका बैलेंस सीडी यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, 2,500। तो लिखिए 2,500 डेबिट बैलेंस में, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए फिर क्या लिखा है, श्याम्स अकाउंट। इसका बैलेंस शीट कहाँ है, यहाँ पर है, ये इधर आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। 3,500 क्रेडिट बैलेंस में लिखा है, ठीक है। आसान है सर, अब तो रहने दीजिए चैप्टर, हम खुद कर लेंगे। अरे नहीं, देख लो आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ
नेक्स्ट क्या है, परचेस अकाउंट है, तो इसका बैलेंसिंग कितना है, बैलेंसिंग है 26,000, तो ये इधर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस 26,000, ठीक है ना, 26,000 देख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है परचेस रिटर्न्स अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस शीट कितना दे रखा है, 500 रुपीज़, ये ब्रॉट डाउन इधर होगा, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पर 500 रुपीज़, क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस में लिखा है। इतना सब बात समझ में आया है, आया है इतना बात समझ में, इजी तो है ना, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, राम्स अकाउंट। ठीक है, राम्स अकाउंट में देखिए बैलेंसिंग कितना हो रहा है यहाँ पर 4500, तो ये इधर आके ब्रॉट डाउन होगा ना, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो राम्स अकाउंट 4900 डेबिट बैलेंस में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेल्स अकाउंट है, इसका देखिए बैलेंस सी कितना है 30,500, ये इस तरफ आके बी हो जाएगा, है ना, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है 30,500। ये समझ में आया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसका बैलेंसिंग कितना है, बैलेंसिंग है 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये इधर आके ब्रॉट डाउन होगा, यानी कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में लिख दिया 100 रुपीज़। ठीक है, इतना बात समझ में आया। फिर देखिए, फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग कितना हो रहा है 9,500, ये इधर आकर ब्रॉट डाउन होगा, है ना, तो 9,500 क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इसका डेबिट बैलेंस का टोटल कीजिए और क्रेडिट बैलेंस का टोटल कीजिए, और टोटल करके चेक कीजिए क्या दोनों बराबर आ रहा है। तो देखिए, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। 7,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 26,000 प्लस 4,900 प्लस 100, तो सर इधर 44,000 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा 3,500 प्लस 5,500 प्लस 30,500 प्लस 9,500, तो ये भी सर सेम आ रहा है, तो दोनों तरफ सेम है। ठीक है, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर रहा है। ठीक है, टैली कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि सब कुछ ठीक है। अरे सब कुछ ठीक नहीं है, अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, सब कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, ये अरिथमेटिकली एक्यूरेट है। ठीक है, आया बात समझ में, चलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हम अभी हमने टोटल मेथड देख लिया, बैलेंस मेथड भी देख लिया। ठीक है, और उसके बेसिस पर दो इलस्ट्रेशन भी देख लिया, है ना। अब देखते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड में करना क्या होता है, इन दोनों का और इन दोनों का ना कंबाइन कर देना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। देखिए कैसे होता है, टोटल एंड बैलेंस मेथड है ना, तो देखिए यहाँ करना क्या है, टोटल एंड बैलेंस मेथड, तो सिंपल सा क्या किया है, इसमें दो जो बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, जो बैलेंस मेथड का है उसको, और डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल जो टोटल मेथड का है, बस उसको दोनों तरफ जोड़ के सेम ही चीज़ लिख दिया, मतलब ऊपर से कॉपी पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस इतना करना है आपको। ठीक है, ऊपर कीजिए कंट्रोल सी, इधर कर दीजिए कंट्रोल वी, दोनों को पेस्ट कर देना है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वहाँ दो कॉलम होता था, है सिर्फ, है ना, टोटल मेथड में सिर्फ ये दोनों होता था, और बैलेंस मेथड में सिर्फ ये दोनों होता था, और इसमें क्या है, ये दोनों मिलाकर चार कॉलम बना दिया है। ठीक है, समझ में, तो बहुत आसान है इसमें। ठीक है, तो एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में, चलिए अब हम ना अगले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसको मैं देखता हूँ एक बार थोड़ा बाद में। अभी देखिए, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस क्या है, सिंपल सा रूल है, अगर कोई एसेट है या एक्सपेंसेस है, ठीक है, या लॉसेस है या ड्राइंग्स है, एसेट जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, है ना, इन्वेंट्री, कैश अकाउंट, है ना, या फिर एक्सपेंसेस है जैसे परचेस अकाउंट, है ना, या फिर वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ये सब था। कोई लॉसेस है कि नहीं, जैसे डिस्काउंट अलाउ किया या बैड डेट है, ये सब है। कोई ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स यानी कैपिटल का उल्टा, अगर ये सब कहीं से कोई अकाउंट है ना, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे, है ना, डेबिट बैलेंस वाले में। ठीक है, उसी तरह अगर लाइबिलिटीज़ है या फिर कोई इनकम है, रेवेन्यूज़ है ना, कोई गेंस है या कैपिटल है, अगर ये दिखता है आपको, तो क्या करेंगे, आप उसको क्रेडिट वाले में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट वाला जो बैलेंस कलम होता है ना, वहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, इसी के बेसिस पर ना हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो देख आइए, आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आइए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है,
इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो देखिए, पढ़िएगा साथ साथ क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, ये बैलेंसेस है, पूरा अकाउंट नहीं दे रखा है, सिर्फ बैलेंस दे रखा है, यानी कि ये बैलेंस सीडी करके जो बीडी बनता है ना वो दे रखा है, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन से जो आगे जाके ब्रेक डाउन होता है, ये वो वाला बैलेंसेस दे रखा है, आपको पूरा अकाउंट नहीं दे रखा, ठीक है ना। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, क्या करना है हमें, ट्रायल बैलेंस बनाना है ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। तो पहले सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिखिए सीधा, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। इतना समझ में आया, इसको लिखिए पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ना डेबिट वाला एक तरफ लिख दिया और क्रेडिट वाला दूसरी तरफ लिख दिया। आप सिंपल से जैसे फॉर्मेट बताया हो ना उसी को कीजिए, ठीक है। यानी कि आप इसको उठाकर ना यहाँ नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों को साथ में रख सकते हैं, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, तो सिंपल से बताइएगा, आप ध्यान से देखिए और बताइए। ये जो कैपिटल होता है, कैपिटल, ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, तो सर ये तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अभी हमने रूल में देखा। फिर ये जो सेल्स है, सेल्स क्या होगा, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू है, ठीक है। फिर उसी के बाद परचेसेस है, तो परचेसर एक्सपेंस होता है, तो ये तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सेल्स रिटर्न लिख रखा है ना, तो सेल्स जो होता है क्रेडिट होता है, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न उसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। उसी तरह डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव नहीं है, अलाउड है, यानी कि आपका लॉस है या तो एक्सपेंस मान लीजिए, ठीक है। हालांकि जो डिस्काउंट दिया आपके लिए नुकसान है ना, लॉस है, ये लॉस वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट डेबिट ही लिखूंगा ना, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है आपका एसेट है, तो इसको भी डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स आपका लाइबिलिटी है, तो इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट, अब बताइए, इन्वेस्टमेंट जो है आपका एसेट होता है, ठीक है, तो एसेट को करेंगे डेबिट में, ठीक है। आ रहा है बात समझ। फिर उसी तरह कैश एट बैंक एंड इन हैंड, ये भी आपका एसेट है, तो इसको भी डेबिट लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पे नहीं किया, इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो आपके लिए इनकम है ना, तो इनकम को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इंश्योरेंस पेड लिखा है, ठीक है, इंश्योरेंस पेड है, तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस है, तो इसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या ऐसे ही किया हुआ है यहाँ पर, देखिए हाँ, परचेज जो है इसको डेबिट में लिखा है ना, सेल्स रिटर्न इसको भी डेबिट में लिखा है, डिस्काउंट अलाउड इसको भी डेबिट में लिखा है, एक्सपेंसेस भी डेबिट में लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक एंड इन हैंड और इंश्योरेंस पेड, ये सब डेबिट में लिखा है। ऊपर में हमने मार्क कर लिया है ना, ऊपर मार्क किया, उसी हिसाब से चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल क्रेडिट में लिखा हुआ है, सेल्स क्रेडिट में, ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी होता है क्रेडिट में, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इनकम है, ठीक है, तो ये भी क्रेडिट में। समझ में आया, सिंपल सा, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसका ना टोटल करके देखिए, क्या दोनों टोटल सेम आता है, तो देखिए डेबिट वाला टोटल कीजिए पहले कितना आता है, तो ये 1,50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 37,000 प्लस 2,500, तो ये आ रहा है 2,92,500, ठीक है, उतने ही आया, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब क्रेडिट वाला टोटल करके देखिए कितना आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, तो 1,00,000 प्लस 1,66,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500, तो ये भी सेम आ रहा है, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली करता है, ठीक है, एग्री हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका कौन सा है, हमने 3 देख लिया, अब 4 देखते हैं, ठीक है। तो 4 पे आ जाइए, तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए क्या लिखा है। वन ऑफ योर क्लाइंट्स, ठीक है, मिस्टर सिंघानिया हैज़ आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, उसने कहा कि मेरे अकाउंट्स बना दो, ठीक है। तो क्या हुआ, टिल डेट ही हिमसेल्फ, यानी कि आपके पास आने से पहले मिस्टर सिंघानिया क्या करता था, वो खुद से ही बनाता था, ठीक है। ही हिमसेल्फ हैज़ रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स
एज अ बेसिस फॉर ऑडिट, ठीक है, मिस्टर सिंघानिया फर्निश यू विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वह आपसे ऑडिट कराने आया, ठीक है, और आपने देखा, और आपने क्या देखा, आपने देखा कि उसने जो ट्रायल बैलेंस बना के दिया है बड़ा गड़बड़ करके दिया है, बहुत गड़बड़ है, कुछ भी लिख दिया है, कोई कहाँ लिखा है कोई कहाँ लिखा है। तो देखिए क्या क्या लिखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा। क्या सही लिखा है? हाँ सही, तो सही लिखा है, तो सही सही करके दिया है ना। आगे देखिए, ड्राइंग्स है, ये डेबिट वाले में लिखा, तो हाँ डेबिट में तो होना चाहिए, सही तो दिया है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर ये भी ठीक है। फिर देखिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस क्या होता है, आपने लीज पर ले रखा है, ठीक है, लीज का राइट है आपके पास, तो लीज पर ले रखा है, ठीक है, तो वो आपका एसेट होता है। क्या होता है ये? आपका एसेट होता है, ठीक है ना। एक फ्री होल्ड भी होता है। चलिए, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, आपका एसेट है, तो एसेट डेबिट साइड में लिखना चाहिए, है ना। तो सर लिखा तो है, सही तो किया है इसने, क्या दिक्कत है? हाँ ये भी सही है, ठीक है। फिर देखिए सेल्स है, सेल्स क्रेडिट वाला में लिखा जाएगा, तो सर क्रेडिट में लिखा है, क्या दिक्कत है? यहाँ भी ये भी ठीक है। सर आप कह रहे हैं कि गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है सर, अब तो सही दिख रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर। ड्यूज फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या होता है कि आपको कस्टमर से पैसा लेना है, लेना है यानी कि यह आपका डेटर है। डेटर है या नहीं है बताइए? डेटर है। और डेटर आपका क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप, हैं? बताइए, डेटर को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे? नहीं ना। उसने क्या किया है, देखिए कहाँ लिख रखा है, क्रेडिट वाले में लिख रखा है, गलत है ना। कहाँ होना चाहिए? ये डेबिट वाले में होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था गड़बड़ करके दिया है, ठीक है। आ रहा बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, परचेज। परचेज डेबिट वाले में होना चाहिए, हाँ डेबिट में लिखा है इसमें, ठीक है। ठीक है, परचेस रिटर्न। परचेस डेबिट में, तो परचेस रिटर्न इसका उल्टा क्रेडिट में होना चाहिए ना। कहाँ लिख रखा है? डेबिट में लिख रखा है, होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए ना। कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट में लिखना होना चाहिए, तो लिखिए क्रेडिट में, ठीक है। इतना बात समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए लोन फ्रॉम बैंक। आपने लोन ले रखा है तो आपके लिए लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी कहाँ लिखा होना चाहिए? क्रेडिट वाला में लिखा होना चाहिए, तो क्रेडिट में तो लिखा है, ये तो ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स यानी कि आपको पे करना है पैसा, आपने उधारी में गुड्स परचेज किया था और आपको पैसा देना है, देना है तो आपके लिए लाइबिलिटी है, ये आपका क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है, ठीक है। लिबालिटीज मत लिख दीजिएगा, ठीक है। स्कूल में मेरा एक दोस्त था, उसका स्पेलिंग बड़ा गड़बड़ रहता था, ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज़ को लिबालिटीज़ लिख के रखता था, ठीक है। और मैथ कॉपी को माथा कॉपी, ठीक है। शायद मेरा दोस्त देख रहा होगा, हंस रहा होगा, वैसे भी नहीं देखेगा वो, कौन सा भी पढ़ाई कर रहा है, सीए वाला या फिर अकाउंट्स का, ठीक है। चलिए नहीं देखेगा वो, ठीक है। तो ट्रेड पेएबल्स जो है ना, वो आपका लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ लिखेंगे? आप डेबिट में लिखेंगे क्या बताइए? डेबिट में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि आपको सीए है, आपको तो पता है डेबिट में नहीं होता है सर। लेकिन देखिए आपका जो क्लाइंट है वो तो सीए है नहीं, तो देखिए कहाँ लिख कर लाया है, डेबिट में लिख रहा है। आपको तो क्रेडिट में लिखना चाहिए ना, तो आप सुधार कर दीजिए, ठीक है। आपके पास क्यों आया है, आप उसको सुधारिए, ठीक है। फिर क्या है? फिर आपका ट्रेड एक्सपेंसेस है, क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी डेबिट में आता है, तो डेबिट में लिखा है, तो इतना ठीक है। कैश एट बैंक एसेट होता है, डेबिट में होना चाहिए, ठीक है, डेबिट में लिखा है। बिल्स पेएबल, पेएबल आ गया ना, तो ये आपका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ होना चाहिए? लाइबिलिटी होना चाहिए क्रेडिट में, इसने लिख रखा है डेबिट में, तो लिखिए इसको क्रेडिट में, ठीक कीजिए, ठीक है। आप सीए है ना, आपको तो सब आता ही है, ठीक है। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस। सर मैं सीए नहीं हूँ, मैं सीए का पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे बहुत जल्दी बन जाएंगे आप भी, ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, होगा, ज़रूर होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस होता है डेबिट साइड में, तो ठीक है, डेबिट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज देखिए यहाँ पर, इसमें और ये डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ इन्वेंट्रीज ना 1 अप्रैल 2022 को लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये कब बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, आप कब बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आप 31 मार्च 2022 को, यानी कि ईयर एंड में बना रहे हैं ना। और ये इन्वेंट्री कब दे रखा है?
ईयर के स्टार्ट में, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है। क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है। जब आपने ओपनिंग इन्वेंट्री देखा तो एक बार देखिए, क्या परचेस यहाँ पर नॉर्मल परचेस लिखा है ना? हाँ सर, नॉर्मल परचेस लिखा है। सर आप ये क्यों दिखा रहे हैं? मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना, ये आपका एसेट है, ठीक है? इन्वेंट्री एसेट है, तो ये कहाँ होना चाहिए आपका? ये होना चाहिए आपका डेबिट कॉलम में, है ना? लेकिन कहाँ लिख रखा है? क्रेडिट वाला में लिख रखा है, ठीक है? इतना बात समझ में है? तो इसको ठीक कर लीजिए, डेबिट में लिख दीजिए। फिर रेट्स एंड रेंट्स लिखा है ना, ये आपका एक्सपेंस होता है और ये डेबिट में होना चाहिए और डेबिट में ही है, ठीक है? सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट में होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में होना चाहिए, उल्टा, है ना? लेकिन ये कहाँ लिख रखा है? क्रेडिट में। आप इसको ठीक कर दीजिए, 98, ठीक है? इतना बात समझ में आया? तो हमने ये देखा और जहाँ जहाँ सही था उसको ऐसे ही रहने दिया और जहाँ जहाँ गलती था उसको हमने ठीक कर दिया। अब ठीक करने के बाद ना इसका एक बार टोटल करके देखते हैं, ठीक है? नीचे का मैं एक बार पढ़ूंगा, ठीक है? नीचे क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ूंगा। अभी ये देखिए और बताइए कि क्या है, ठीक है? तो टोटल कीजिए डेबिट वाले का, तो डेबिट वाले का टोटल कितना आता है? अभी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने करेक्शन भी किया ना। तो 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226, काटा हुआ का मत गिनिएगा, ठीक है? प्लस 600, मैं खुद भी ना गिन लो काटा हुआ, क्या लिखा मैंने? 600 प्लस 463, एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने क्या किया। 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264 प्लस 463 प्लस 98, तो यह आ रहा है 5454। देखिए टोटल सही कर रखा है, ठीक है? टोटल भी इतना ही आ रहा है, ठीक है ना? तो ये आपका सही है, टोटल सही कर रखा है, अंदर गड़बड़ मचा रखा था, ठीक है? अब क्रेडिट वाला भी देख लीजिए एक बार कितना आ रहा है। 1556 प्लस 2750 प्लस 264 प्लस 528 प्लस 256 भी है प्लस 100 प्लस, बस, ठीक है? इतना है और यहाँ भी ये सेम आ रहा है, ठीक है? यानी कि अब ट्रायल बैलेंस आपका सही है, ठीक है? अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, ठीक है ना? अब यहाँ पर ना एक बात ध्यान से देखिएगा, ये हमने कर लिया, ठीक है ना? अब इसमें ना क्या करना चाहिए, ये सॉल्यूशन एक बार देखिए। आपको ना नीचे ये भी लिखना है कि क्या मिस्टेक था, ठीक है? और क्यों मिस्टेक था, क्या मिस्टेक था और सही क्या है, ठीक है? जैसे आपने देखा था, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर जो है डेटर, वो आपका एसेट है, सो इट विल बी अ डेबिट बैलेंस, ठीक है? यानी कि जो मिस्टेक था ना और उसका आपने करेक्ट किया तो उसको नोट में भी लिख दीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है? नोट में बता देना है कि क्या मिस्टेक था और आपने क्या ठीक किया, ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ मिस्टेक था उन सभी के लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है? आसान है। अब यहाँ पर देखिए और पढ़िए क्या लिखा है। द क्लोजिंग इन्वेंट्री on 31st March 2022 was valued at 574, ठीक है? मिस्टर सिंघानिया claims that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. Check the accuracy of the above trial balance. वो तो लेके आया मिस्टेक करके, क्योंकि देखा कि टोटल तो सेम है ना? बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल सेम ही आ रहा है, तो सोचा भाई टोटल आया इसका मतलब क्या? टोटल आया इसका मतलब सब सही है ना? लेकिन उसको बताइए कि भाई सब सही नहीं होता, अरिथमेटिकली सही होता, मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी मिस्टेक नहीं किया होगा, आपने देखा मिस्टेक तो हुआ ही है ना? लेकिन फिर भी टोटल तो सही, दोनों तरफ का टोटल मैच हुआ था, तो उसे लग रहा था, कहीं आपको भी तो नहीं लग रहा था कि दोनों तरफ का टोटल सेम है इसलिए सब कुछ सही होगा? नहीं, देख लिया आपने, गड़बड़ था। यानी कि अरिथमेटिकली सही होता है, ठीक है? अरिथमेटिकली करेक्ट होता है, लेकिन ओवरऑल 100% करेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2022 वाज वैल्यूड एज 574। यहाँ देखिएगा, ये इन्वेंट्री है ओपनिंग, सर ये वाला इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बाहर दे रखा है, ठीक है? आपने अगर 11 में पढ़ा होगा तो आपने सोचा होगा ना कि सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? आपने कभी सोचा है कि क्यों नहीं आता?
क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक है, बाहर लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो देखिए अभी इसका रीज़न जो है ना, मैं छोटा सा वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं इसका रीज़न क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी ये जानिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो होता है ना, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, ठीक है। क्या रहता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। एक केस में ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है, ठीक है। वो कौन सा केस है? जब ये परचेस जो है ना, ये जो परचेस है ये एडजस्टेड परचेस लिखा होता, तो क्या होता, ये परचेस जो है अगर एडजस्टेड परचेस लिखा होता है ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, ठीक है। तो इसका डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट में, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो ये समझ में आ, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे देखना है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आइए एक बार अब। पढ़िए क्या लिखा है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, अरे ट्रायल है, ट्रेल नहीं है, क्या लिख रखा है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स, ठीक है। ये बिजनेस एंटिटी है फिनटेक ट्रेडर्स। अब यहाँ पर बिल्डिंग भी दे रखा है, ठीक है, लेजर फॉलियो है, यहाँ डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। बिल्डिंग देखिए कहाँ लिख रखा है, डेबिट में, ठीक है। इसी तरह से ना ये सारा चीज़ दे रखा है। और यहाँ क्या लिखा लास्ट में, इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स एग्री द ट्रायल बैलेंस कंटेन सर्टेन एरर्स, चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए यहाँ ना डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम है, सेम है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, और इसका मतलब क्या ये है कि सब कुछ सही होगा? सर नहीं नहीं, इतना तो मैं समझ गया हूँ कि सर सब कुछ तो सही नहीं होता है, कैलकुलेशन सही रहा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ अंदर ही अंदर कुछ मिस्टेक हो, तो उसको हमें ठीक करना है, और ठीक करके करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। तो आपको क्या करना है, सेम चीज़ कॉपी करना है, बस अमाउंट जो गलत कॉलम में लिख रखा है उसको उठा के सही कॉलम में लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो देखिए क्या करना है यहाँ, तो देखेंगे बिल्डिंग डेबिट कॉलम में लिख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी डेबिट कॉलम में लिख रखा है, सही है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा, रिटर्न आउटवर्ड, ये सर ये क्या चीज़ होता है? अरे हमने पहले भी सीखा था, रिटर्न आउटवर्ड, क्या रिटर्न आउटवर्ड? सर रिटर्न आउटवर्ड कब होता है? जब आपने परचेज करके लाया था और इसको रिटर्न कर दिया ना, तो ये रिटर्न आउटवर्ड हुआ, तो यानी कि ये आपका परचेस रिटर्न है, क्या है? परचेस रिटर्न है, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया? अब देखिए परचेज जो होता है डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट में आएगा, ठीक है, डेबिट में, तो यहाँ गलत लिख रखा था, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया? तो देख लीजिए यहाँ पर करेक्शन कर रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, बैड डेट्स है, बैड डेट्स जो आपका लॉस होता है और लॉस को डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डेबिट में लिख रखा है। फिर देखिए कैश, कैश आपका एसेट होता है और डेबिट में लिखना होना चाहिए, और डेबिट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये रिसीव्ड जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या होता है? आपके लिए गेन होता है, और गेन को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट वाले में, ठीक है। ये डेबिट में लिख रखा है, गलत है, इसको ठीक करके क्रेडिट वाले में लिख दीजिए, ठीक है। तो क्रेडिट वाले में लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अकाउंट जो होता है आपका एसेट होता है और वो डेबिट में आता है, लेकिन सर ये बैंक अकाउंट तो नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, उल्टा है, ठीक है। यानी बैंक में से आपने क्या किया, नेगेटिव बैलेंस कर दिया उसको, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना आपका लाइबिलिटी होता है, क्या होता है? आपका लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी कहाँ आना चाहिए? आपका क्रेडिट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये डेबिट में लिख के गलती कर दिया है, तो इसको ठीक करके क्रेडिट में लाइए, ठीक है। तो आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी आपका लाइबिलिटी होता है, और ये डेबिट में ही क्रेडिट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, परचेसेस, परचेसेस एक्सपेंस होता है और डेबिट में होना चाहिए, और डेबिट में ही है, ठीक है।
कैपिटल आपका क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट में है। फिक्चर्स, फिक्चर्स जैसे फर्नीचर का फिक्चर्स होता है ना, ये आपका एसेट है। एसेट कहाँ होना चाहिए, डेबिट में होना चाहिए, क्रेडिट में नहीं। गलत तरीका से लिखा था, ठीक है, गलत साइड में लिखा था, तो आपका यहाँ पर ये ठीक कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है आपका, सेल्स है, और सेल्स क्रेडिट में होना चाहिए और क्रेडिट में ही है, ठीक है, क्रेडिट में ही है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। सर अब ट्रायल बैलेंस तो इतना ईजी है, रहने दीजिए आज। अरे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है, देख ही लेते हैं इसको भी। अब देखिए डेटर्स है, डेटर्स आपका एसेट होता है और एसेट में होना चाहिए, ये गलत साइड लिख रखा है, ठीक है, 60,000 रुपीज़, ठीक है। देखते रहिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं, ठीक है। लिमिटेशन जो है ना कि टैली होने के बाद भी क्या क्या मिस्टेक हो सकता है जो पकड़ा ना जाए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, इसलिए बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइए अभी, ठीक है। अगर छोड़ के जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिस हो जाएगा आपसे। तो देखिए अब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इनकम होता है और ये क्रेडिट साइड में होना चाहिए, क्रेडिट साइड में ही दिख रखा है, ठीक है। आया बात समझ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST अकाउंट है ना, और फिर आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट, ये लिख रखा है। हमने जर्नल विद GST जब पढ़ा था तो वहाँ हमने सीखा था ना कि इनपुट वाला कब होता है, जब परचेज करके लाते हैं ना, और परचेज करके जब लाया यानी जब आपने खर्चा किया तो उस वक्त जो GST आपने पे किया वो आपका इनपुट GST होता है, और ये आपका क्या होता है, आपका एसेट होता है। क्या होता है, ये तीनों आपका एसेट होता है, ठीक है। और आउटपुट GST क्या होता है, जब आप सेल करते हैं और सेल करते वक्त जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं ना, तो ये कलेक्ट करके आप अपने पास थोड़ी रख लेंगे, ये तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो ये आपका लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो आउटपुट वाला क्या होता है, आपका लाइबिलिटी होता है। ये हमने जर्नल विद GST में पढ़ा था, ठीक है, डिटेल में समझा था वहाँ पर। तो जो एसेट होता है वो कहाँ लिखा होना चाहिए, क्रेडिट साइड में होना चाहिए, बताइए, नहीं ना, ये आपका डेबिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए सही करके इसको लाइए यहाँ पर, ठीक है, 4,800, ठीक है। उसी तरह जो लाइबिलिटी होता है वो डेबिट में नहीं, वो क्रेडिट में आता है, ठीक है, तो इसको भी ठीक कर लीजिए और लिखिए, ठीक है, 5,400। चलिए इतना हमने ठीक कर लिया। अब इसका टोटल करके देखिए, आप बताइए कि दोनों तरफ सेम आ रहा है। अब ठीक करने के बाद तो आप भी कैलकुलेटर उठाइए और बटन दबाइए, ठीक है, और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी क्लासेस आपसे मिस ना हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए टोटल कीजिए कितना है, 60,000 प्लस 17,000 प्लस 2,800 प्लस 4,000 प्लस 1,00,000 प्लस 5,600 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 4,800, तो ये आ रहा है, देखिए टोटल सेम कर रखा है, ठीक है। फिर देखिए क्रेडिट वाला 2,600 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 73,600 प्लस 104,000 प्लस 2,600 प्लस 5,400 प्लस 5,400, ठीक है। तो ये भी सेम आ रहा है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी सेम है। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं। तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पर आइए, हमने एक चीज़ यहाँ छोड़ रखा था, अभी हमें समझना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है और कैसे बनता है, अभी हमें समझना है। तो देखिए मान लीजिए क्या हुआ, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ना। अब 31 मार्च आ चुका है, ठीक है, और आपको टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है, टाइमली। अगर टाइमली प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेट हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। लेकिन एक गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया और जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था, है ना, जो ट्रायल बैलेंस बनाया और जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था, ये ट्रायल बैलेंस जो है ना, इसका डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम नहीं आ रहा है। क्या हो गया,
सेम ही नहीं आया, टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। अब टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ मिस्टेक तो होगा, है ना। यानी कि अरिथमेटिकली भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, और भी कोई गड़बड़ हो सकता है ना। तो आपने देखा मिस्टेक तो है। अब मिस्टेक ढूंढने बैठा, जल्दी मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब मिल नहीं रहा है और यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का टाइम निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। तो आपने सोचा कहीं लेट ना हो जाऊँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, तो ऐसा करता हूँ कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, ठीक है। तो आपने जुगाड़ लगाया, ठीक है। अब जुगाड़ू आदमी है ना बहुत, ठीक है। कोई है जुगाड़ू आप में से? तो आपने जुगाड़ क्या लगाया कि आपने ना ज़बरदस्ती टैली करने के लिए, सर ऐसा भी होता है, हाँ, ज़बरदस्ती टैली करने के लिए आपने एक टेम्परेरी अकाउंट बना दिया, ठीक है। क्या कर दिया? एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया, ठीक है, जिसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। हाँ सस्पेंस, क्योंकि क्या मिस्टेक हो तो सस्पेंस है, पता ही नहीं है क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, एक सस्पेंस अकाउंट बना दिया ताकि टाइमली प्रिपेयर कर सके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सर ये ऐसे ही रहेगा? तो ये देखिए आप टेम्परेरी अकाउंट है ना, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लीजिए टाइम से, ठीक है। और जहाँ भी कमी था, डेबिट साइड में कमी था तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख कर डेबिट में लिख दीजिए, या फिर क्रेडिट साइड में कमी था तो क्रेडिट में अमाउंट फिल करके सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे पढ़ा था ना कि बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। उसी के नीचे लिख रखा था सस्पेंस अकाउंट, याद है? नोट्स में देखिएगा एक बार। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट जो प्रिपेयर किया है आपने, उसको कुछ समय बाद ना जब मिस्टेक मिल जाएगा तो ये सस्पेंस अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे और जो मिस्टेक मिला था, जिस वजह से गलती था, उसको लिख देंगे, ठीक है। आया बात समझ में? तो सस्पेंस अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल सा बात समझ में आया, ठीक है। ओके, तो सस्पेंस अकाउंट इसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखते हैं, ठीक है। तो आइएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये कहाँ है आपका? पेज नंबर 2.81 में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और देखिए क्या होगा यहाँ पर अभी। फिर क्या होगा? अरे आप जुगाड़ लगाएंगे अभी, देखिएगा। अब खत्म हो गया, हाँ ये तो है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है एन inexperienced bookkeeper has run off a trial balance for the year ended 30th June 2022। 38 यहाँ पे ईयर एंड 31 मार्च नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 38 जून दे रखा है, ठीक है, 30 जून 2022। एक इनएक्सपीरियंस बुक कीपर ने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। तो सर गड़बड़ तो खूब किया होगा, हाँ गड़बड़ तो किया ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है गड़बड़ और इसको क्या करना है। ड्रॉ ऑफ अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर्स टू अ सस्पेंस अकाउंट। क्या कहा जा रहा है कि सस्पेंस अकाउंट में आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि कुछ मिस्टेक होगा जो हमें पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रहा है, तो हम इसको जुगाड़ लगा के सस्पेंस अकाउंट में बना देंगे टेम्परेरी टाइम के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। जब मिस्टेक मिल जाएगा ना तो उसको सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो वो अभी आपको नहीं करना है, आप बस सस्पेंस में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो ये आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है ना जो, सर ये क्या होता है? तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है, अभी समझा देता हूँ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको डेटर से पैसा लेना था, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ लेना था डेटर से। अब आपको ना कुछ संभावना लगा, कुछ डाउट लग रहा है कि ना ये जिससे पैसा लेना है ना उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है, बड़ा दिक्कत चल रहा है बेचारे के साथ। अब उसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो शायद मेरा पैसा ना दे वो। क्या ऐसा है कि उसने बैड डेट कर दिया है? नहीं, अभी बैड डेट नहीं किया है, ठीक है, हो सकता है दे दे। लेकिन आपको ना डाउट लग रहा है कि शायद वो इतना पैसा ना दे, इतना दे दे। यानी कि मान लीजिए शायद मुश्किल से वो 80,000 रुपीज़ दे दे या 90,000 रुपीज़ दे दे, बाकी का 10,000 रुपीज़ ना दे पाए, क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दिख रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, एक प्रोविज़न क्रिएट कर दिया डाउटफुल डेट्स के नाम पर, ठीक है। तो ये प्रोविज़न जो होता है ना, ये एसेट लाइबिलिटी इस तरह से
का जो होता है ना, इसमें नहीं आता। ये एक आपका ना वैल्यूएशन अकाउंट होता है। क्या होता है? ये आपका वैल्यूएशन अकाउंट होता है। इसको लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसको लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन होता ये आपका लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका वैल्यूएशन अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो इसको जब भी देखेंगे ना, प्रोविज़न जहाँ देखिएगा आप इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करके उसके हिसाब से डील करना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, तो लाइबिलिटी की तरह सोचिए तो ये आपका क्रेडिट साइड में आना चाहिए ना, लेकिन इसने कहाँ लिख रखा है? डेबिट में लिख रखा है ना। तो इसको ठीक कर दीजिए और क्रेडिट में लिख दीजिए, ठीक है। तो ठीक करके लिख दिया, क्रेडिट में आया बात समझ। उसके बाद देखिए, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, तो ये आपका लाइबिलिटी होगा और क्रेडिट में आना चाहिए, जबकि ये डेबिट में लिख रखा है। तो इसको भी ठीक कर दीजिए, 1654, ठीक है। तो ठीक करके लिख दिया, ठीक है ना। आया बात समझ में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका? कैपिटल है। कैपिटल क्रेडिट में होना चाहिए और क्रेडिट में ही है, ठीक है। ट्रेड पेएबल्स लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट में होना चाहिए और क्रेडिट में ही है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट होता है, डेबिट में होना चाहिए और डेबिट में ही है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड है। रिसीव्ड आपके लिए तो इनकम होगा ना, तो ये आपका डेबिट में नहीं, इनकम क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो इसको ठीक करके लिखिए। इतना सा बात समझ में आया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, यह आपके लिए लॉस है और लॉस डेबिट में आता है, क्रेडिट में नहीं। तो ये क्रेडिट में लिख रखा है, इसको ठीक करके डेबिट में लिख दीजिए। इतना सा बात समझ में आया ना। अब देखिए क्या है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल का उल्टा होता है ना। हम रूल में भी देखा था, ड्राइंग को डेबिट में लिखते हैं और डेबिट में लिखा है। इतना ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑफिस फर्नीचर है। फर्नीचर आपका एसेट है और एसेट डेबिट में होना चाहिए और डेबिट में ही है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस आपका डेबिट में होना चाहिए और ये क्रेडिट में लिख रखा है, ठीक है। तो इसको ठीक करके डेबिट में लाइए, ठीक है। फिर परचेसेस है। परचेस आपका एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट में होना चाहिए और डेबिट में ही है, ठीक है। ये रिटर्न इनवर्ड्स है, रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है। इनवर्ड यानी कि आपका सेल्स रिटर्न है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? सेल्स रिटर्न है। सेल्स जो होता है वो क्रेडिट में होता है और सेल्स रिटर्न उसका उल्टा डेबिट में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ठीक कर लीजिए। इतना सा बात समझ में आया? क्या यहाँ पर भी ठीक किया है? रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आया बात समझ में, ठीक है। और क्या ठीक किया था हमने? जनरल एक्सपेंस किया था, ये भी ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, रेंट एंड रेट्स लिखा हुआ है, आपका डेबिट में आना चाहिए और ये डेबिट में ही है, ठीक है। सैलरीज डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में ही है, ठीक है। सेल्स आपका क्रेडिट में आना चाहिए और ये क्रेडिट में ही है, ठीक है। इन्वेंट्री आपका डेबिट में आना चाहिए और ये डेबिट में ही है, ठीक है। फिर देखिए, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये डेप्रीसिएशन का प्रोविज़न है। अब ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेप्रीसिएशन समझेंगे, ठीक है। जब डेप्रीसिएशन चैप्टर है ना, वहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे समझ में आएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होता है, ठीक है। वहाँ हम डिटेल में सीखेंगे। तो इसको भी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आया बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद अब देखिए, एक बार ना आप टोटल कीजिए। क्या आपने तो क्या आपने सही तरह से लिख लिया सब जगह? अब एक बार ना टोटल करके देखिए कितना आता है, ठीक है। तो बताइए डेबिट में टोटल कितना आता है वो बताइएगा पहले। 2983 प्लस 733 प्लस 1200 प्लस 2155 प्लस 829 प्लस 10923, ठीक है, ओके। उसके बाद 330, ठीक है। उसके बाद 314 प्लस 2520, फिर 2418। तो ये कितना आया आपका? तो ये आया 24,405 रुपीज़ आया, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट में कितना आता है, तो ये आ रहा है 200 प्लस 1654 प्लस 4591 प्लस 1637 प्लस 252 प्लस 16882 प्लस 364, ठीक है। ये इस तरफ कितना आ रहा है आपका? 580, ठीक है। देखिए 25,580 रुपीज़ आ रहा है और इधर आ रहा है आपका, सर आपने तो, अरे ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, इसी ये तो समझाना है। देखिए यहाँ पर तो डेबिट में टोटल कितना आ रहा है? 24,405 रुपीज़ और क्रेडिट में आ रहा है 25,580 रुपीज़, ठीक है। सर ये तो टैली हुआ नहीं, मैच हुआ नहीं। अब मैच हुआ नहीं तो अब जुगाड़ लगाइए ना। अब यहाँ पर मैच क्या करना है? क्वेश्चन में भी लिख रखा था ना कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अब
अब सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है तो सर उसका अमाउंट लिखा कहाँ जाएगा, तो जहाँ कमी है, कमी कहाँ है, कमी है डेबिट वाले में, तो डेबिट वाले में लिखेंगे कितना कमी है उतना, ठीक है। जो टोटल ज़्यादा है ना उसको दोनों तरफ लिख लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया, जो टोटल ज़्यादा था उसको दोनों तरफ लिख लिया। और कमी कहाँ था, डेबिट वाले में कितना कमी था, चेक कीजिए आप खुद भी, इसको ना इससे माइनस कीजिए, ठीक है, ठीक है, ये माइनस ये, ठीक है, ये वाला माइनस ये वाला अमाउंट, ठीक है ना। तो बताइए कितना आ रहा है, तो 1175 आ रहा है, 1175 रुपीज़। डेबिट में कमी था तो डेबिट में लिख दिया इसको। इतना बात समझ में आया। और किस नाम से लिखेंगे इसको, लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट से, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ये था आपका जुगाड़। आया बात समझ, ठीक है, ओके सर, ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, तो अब हमें देखना है कि हमने क्या क्या देख लिया और क्या बचा है। तो हमने ये सब देख लिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी समझ लिया, फॉर्मेट भी देख लिया, तीनों मेथड से क्वेश्चन भी देख लिया, और रूल के हिसाब से भी क्वेश्चंस देख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने सस्पेंस वाला भी देख लिया, और हमें लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस समझना है, ठीक है, लिमिटेशन समझना है अभी, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम, समझिएगा यहाँ पर। अब जब ट्रायल बैलेंस टैली करता है, जब दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल जब सेम आ जाएगा, यानी डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल जब सेम आ जाता है तो टैली होता है ना। और टैली होने का मतलब क्या है कि ये 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये हमने अभी समझा भी। ये क्या देता है ना, रीजनेबल कॉन्फिडेंस देता है कि जो आपने अकाउंटिंग वर्क किया है वो फ्री फ्रॉम क्लरिकल एरर है। कहाँ से, फ्री फ्रॉम क्लरिकल एरर से, यहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% गारंटी है कि सब कुछ सही होगा, 100% एक्यूरेसी का सबूत नहीं होता ये, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी, ठीक है, नॉट अ प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक तो फिर भी रहता होगा जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस। इतना बात समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसा रहता है जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखिए यही इसका लिमिटेशंस है, ट्रायल बैलेंस एग्री करने पर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह सकता है, ठीक है, सम एरर्स में स्टिल रिमेन, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है जो ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाया, ठीक है। तो देखिए अब क्या क्या है, ठीक है, तो बात हम एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द जर्नल एट ऑल। एक ट्रांजेक्शन है जो आपने जर्नल में एंटर ही नहीं किया, लिखा ही नहीं, मतलब कंप्लीट ओमिशन कर दिया है। कैसे, एक बार समझिएगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझिए। मान लीजिए आपने क्रेडिट में परचेज़ किया था, ठीक है ना, क्रेडिट में परचेज़ किया था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट लिखेंगे ना, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का था, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये होना चाहिए था, और जब ये होता तो फिर आप जब ट्रायल लेजर प्रिपेयर करने के बाद जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, है ना, तो आप परचेज अकाउंट लिखेंगे, है ना, और इसका जो बैलेंस आएगा यहाँ आएगा डेबिट वाले में, है ना, और क्रेडिटर कहाँ आएगा, क्रेडिटर आएगा क्रेडिट वाले में, ठीक है, ये होगा ना। तो इससे डेबिट वाले में टोटल होगा, ठीक है, और क्रेडिट वाले में टोटल आएगा, तो जो सेम आएगा, है ना। आपने क्या किया, ये गायब ही कर दिया, आपने ये एंट्री ही नहीं किया, आपने ये एंट्री किया ही नहीं, इस वजह से ये भी नहीं दिखेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब एंट्री करेंगे ही नहीं आप, तो आपका डेबिट वाला टोटल में भी 10,000 कम आएगा और क्रेडिट वाले टोटल में भी 10,000 कम आएगा, दोनों तरफ 10,000 कम आएगा ना, ठीक है। मान लीजिए टोटल 1 लाख आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने एंट्री ही पास नहीं किया तो उस वजह से ट्रायल बैलेंस में भी दिखेगा नहीं, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी 10,000 कम, यानी 90,000 इधर दिखेगा और 90,000 इधर दिखेगा। तो यहाँ पर भी 90,000, यहाँ पर भी 90,000, टैली तो हो रहा है लेकिन मिस्टेक तो है ना फिर भी, कि आपने एंट्री ही नहीं किया था, गायब भी कर दिया।
तो गायब तो डेबिट से भी हुआ है और क्रेडिट से भी सेम अमाउंट का हुआ है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आपका टैली तो हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक था और जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाया था। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमने समझ लिया पहला वाला। फिर देखिए क्या लिखा है, और रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन रिटन ऑन बोथ कॉलम्स ऑफ द जर्नल। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको 10,000 लिखना था, ठीक है ना, 10,000। आपने क्या किया, गलती से दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1,000 लिख दिया। क्या कर दिया, 1,000 रुपया लिख दिया दोनों में, ठीक है, दोनों में। तो आपने डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 9,000 रुपीज़ का मिस्टेक किया है आपने, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 9,000 कम आएगा ना, फिर भी टैली तो करेगा ही ना। मिस्टेक तो वहाँ पकड़ में नहीं आया क्योंकि दोनों तरफ एग्रीमेंट होगा ही, है कि नहीं। यहाँ पर भी जितना आना था, ठीक है, 1 लाख आना था, अब 9,000 रुपीज़ दोनों तरफ कम आएगा, तो फिर भी यहाँ सेम तो आएगा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। फिर देखिए क्या लिखा है, रॉन्ग अकाउंट हैज़ बीन मेंशन इन द जर्नल। क्या कर दिया, गलत अकाउंट, अमाउंट नहीं लिखा है, ठीक है, गलत अकाउंट मेंशन कर दिया आपने जर्नल में। मतलब एग्जांपल के लिए समझिए, यहाँ हो क्या रहा है, आपने मशीनरी परचेज किया, मशीनरी को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए, ठीक है, कैरेज पे किया और इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया, एक्सपेंस पे किया है, तो ये वेजेस आएगा, है ना। वेजेस है पे किया, लेकिन ये वेजेस जो आपने पे किया है, ये तो आपने मशीन से कनेक्टेड के लिए पे किया है ना। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, आप ना जाके रेफ़र कीजिए, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसका ऊपर देखिएगा, मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। जिसने देख लिया है बहुत अच्छा, तो समझिए, जब आपने मशीनरी परचेज़ किया और इसको इंस्टॉल करने के लिए जो एक्सपेंस पे किया है वेजेस का, ये उस मशीन को रेडी फॉर यूज़ कंडीशन तक लाने के लिए पे किया है, तो ये मशीन का ही खर्चा है, ठीक है। ये वेजेस जो पे किया है, ये कोई इंडिपेंडेंट कॉस्ट नहीं है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, मशीनरी अकाउंट का ही पार्ट बनता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए था, एंट्री क्या करना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए, है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, मान लेते हैं कि 5,000 रुपीज़ था, ठीक है। टू कैश अकाउंट ये करना चाहिए था, है ना, आपको ये एंट्री करना चाहिए था। अब जिसने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर नहीं देखा, वो यूनिट नहीं पढ़ा, वो क्या मिस्टेक करेगा, वो लिखेगा इसके जगह में क्या लिख देगा, वो वेजेस अकाउंट लिख देगा, ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट, ये मिस्टेक कर देगा वो, है ना। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो आपका इसमें मशीन अकाउंट एसेट होता है, डेबिट में 5,000 जाएगा, और कैश अकाउंट भी यहाँ पर आपका क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट से कम होगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ डेबिट में 5,000 प्लस हो रहा है और कैश जाने की वजह से 5,000 माइनस हो रहा है, तो इफेक्ट तो यहाँ पे जीरो हो रहा है ना, है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया, मशीन की जगह में आपने वेजेस लिख दिया, और वेजेस एक्सपेंस होता है, ये भी डेबिट आइटम होता है, ये भी डेबिट आइटम होता है ना। तो यहाँ पर ये भी डेबिट आइटम और ये भी डेबिट आइटम, तो यहाँ पर रॉन्ग अकाउंट लिखा है आपने, है ना, मशीन की जगह वेजेस लिख दिया, ठीक है, तो आपने रॉन्ग अकाउंट लिख दिया। तो रॉन्ग अकाउंट लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, देखिए यहाँ पर भी 5,000 और यहाँ पर भी 5,000, है ना। तो ये जो है डेबिट में 5,000 जा रहा है, और ये वाला डेबिट से 5,000 कम हो रहा है, कैश अकाउंट में से कम होगा ना, तो 5,000 कम हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो नेट इफेक्ट यहाँ भी जीरो और यहाँ भी तो सेम नेट इफेक्ट जीरो ही होगा ना। तो देखिए इससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, है ना। रॉन्ग अकाउंट लिख देने के कारण आपका क्या हुआ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि टैली फिर भी होगा, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया, क्योंकि अमाउंट सेम है, ठीक है ना। तो ये भी देखिए हमने रॉन्ग अकाउंट में लिख देने के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एन एंट्री हैज़ नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। क्या किया, लेजर में पोस्टिंग ही नहीं किया, ठीक है, ना डेबिट वाले में किया ना क्रेडिट वाले में किया, कोई भी पोस्टिंग ही नहीं किया। आपने जो एंट्री किया था, मान लेते हैं इसी को, ठीक है, इसको मान लेते हैं, तो ये वाला जो है ना, ये जर्नल आपने किया था, और जब इसको लेजर में पोस्ट करना होगा तो आप परचेस वाले में पोस्ट करेंगे,
परचेस अकाउंट वाले में पोस्ट करेंगे ना, यहाँ पर टू क्रेडिटर लिखकर पोस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना, 10,000 रुपीज़, ठीक है। और क्रेडिटर वाले में क्या करेंगे, क्रेडिटर वाले में बाई परचेस अकाउंट करके करेंगे ना, 10,000 रुपीज़, ये करेंगे, है ना। ये करने से क्या होगा, आपका डेबिट में भी 10,000 रुपीज़ दिखेगा और क्रेडिट में भी 10,000 रुपीज़ दिखेगा। आपने क्या क्या किया ही नहीं, जब आपने जर्नल से लेज़र में ट्रांसफ़र किया ही नहीं, पोस्टिंग किया ही नहीं, तो लेज़र के बेसिस पर तो आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो ये दो चीज़ तो दिखेगा ही नहीं ना, है ना, ये दो चीज़ दो दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ डेबिट में भी 10,000 गायब और क्रेडिट में भी 10,000 गायब, दोनों तरफ 10,000 गायब है आपका, फिर भी टैली कर जाएगा, है ना, दोनों तरफ बराबर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम अमाउंट का मिस्टेक है, और सेम अमाउंट का मिस्टेक होने के कारण अमाउंट टोटल जो है वो तो सेम ही आएगा ना दोनों तरफ, है ना। तो टैली तो फिर भी करेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ मिस्टेक नहीं था, मिस्टेक था ना कि आपने जर्नल से लेजर तक पोस्टिंग नहीं किया है कि नहीं, ये मिस्टेक था, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर, कहने का मतलब आपने दो दो बार कर दिया, मतलब ये तो किया आपने दो बार लिख दिया, यहाँ पर इसको दो बार कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी दो बार कर दिया और यहाँ पर भी दो बार कर दिया, सेम चीज़ दो बार कर दिया, ठीक है, दो बार कॉपी कर दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ, आपका डेबिट में भी 10,000 बढ़ा हुआ दिखेगा और क्रेडिट में भी 10,000 रुपया बढ़ा हुआ दिखेगा। जब दोनों तरफ बढ़ा हुआ दिख रहा है तो टोटल तो सेम ही आएगा ना दोनों तरफ, और दोनों तरफ जब टोटल सेम ही आएगा, टैली करेगा, है ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक तो तब भी रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि ट्रायल बैलेंस टैली करने पर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या मिस्टेक हो सकता है हमने ये देखा, ठीक है ना, क्या क्या मिस्टेक है, तो ये सब मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ट्रू फॉल्स, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो हाँ थर्ड फेज है, हमने देखा था, ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। फिर नेक्स्ट पर क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ये भी हमने पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। थर्ड पर ये क्या लिखा है, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट वाला और क्रेडिट वाला जो दोनों सेम होता है टोटल, ठीक है, तो क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है, नहीं, ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है ना, सही आंसर क्या होगा, ये नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। फिर फोर्थ पर ही क्या लिखा है, अ ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स, जब कंपेंसेटिंग एरर्स होता है तो क्या ट्रायल बैलेंस तभी टैली करेगा, तो देखिए यहाँ पर कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होता है, एक गलती हुआ, ठीक है, और दूसरा गलती ने इस गलती को ढक दिया, कैसे समझिएगा, एक बात समझिए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, आपने कैश अकाउंट में यहाँ पर 3,000 की जगह आपने 4,000 लिख दिया, ठीक है, गलती से आपने 1,000 ज़्यादा लिख दिया, ठीक है ना, और फिर क्या किया आपने, कहीं पर जाके परचेस अकाउंट है ना, वहाँ पर आपने 5,000 का जगह 4,000 लिख दिया, गलती से 1,000 कम लिख दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, गलती दोनों में है, कैश में 1,000 ज़्यादा दिख रहा है और परचेस में 1,000 कम दिख रहा है, मिस्टेक तो है, ठीक है, मिस्टेक तो है, लेकिन क्या ये मिस्टेक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है ना, क्योंकि टोटल करेंगे तो टोटल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि नहीं, टोटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक को कैंसिल आउट कर दे रहा है ना, ढक दे रहा है, ये कंपनसेटिंग एरर्स है, तो जब कंपनसेटिंग एरर्स होगा तो ट्रायल बैलेंस का टोटल में तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है कि नहीं, टोटल तो सेम ही आएगा तभी, ठीक है, यहाँ जितना आएगा यहाँ भी उतना ही आएगा, टोटल सेम रहेगा, ठीक है। तो कंपनसेटिंग एरर्स जो होता है, क्या ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स, तो हाँ यस, ठीक है, ट्रू है, ठीक है, आया बात समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर ही क्या लिखा है, अ ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल, जर्नल में आपने कुछ एंट्री किया ही नहीं, ठीक है, मिस हो चुका है, ठीक है, छूट चुका है, आप एंट्री करने भूल चुके हैं, तो क्या ये बात ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा, तो नहीं, इससे पता नहीं चलता है, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़िए,
नेक्स्ट आपका है सस्पेंस अकाउंट ओपन इन अ ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट। क्या ये परमानेंट अकाउंट होता है? नहीं, हमने पढ़ा था ये परमानेंट अकाउंट नहीं होता है, ये आपका टेम्परेरी अकाउंट होता है। क्या होता है? टेम्पोररी अकाउंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है। द बैलेंस ऑफ परचेस रिटर्न्स अकाउंट, ठीक है, हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सर परचेज तो डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेस रिटर्न इसका उल्टा यानी क्रेडिट बैलेंस होगा। हाँ सर ये तो ट्रू है। ठीक है, आया बात समझ? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं एमसीक्यू। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? अ ट्रायल बैलेंस विथ नॉट बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, इसमें से क्या सही आंसर है? करेक्ट जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, आपने जर्नल करेक्टली किया है और 2 बार कर दिया, तो इससे बैलेंस नहीं होगा? तो बैलेंस तो होगा। कैसे? बात समझिए, आपने 2 बार पोस्टिंग, 2 बार कर दिया पोस्टिंग, ठीक है, लेजर में 2 बार पोस्टिंग किया, तो ये देखिए ये वाला हमने समझा था ना, ये आपने 2 बार कर दिया, ये देखिए 2 बार, तो इससे भी क्या होगा? इससे टैली तो होगा, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। देखिए जब परचेज क्रेडिट में किया जाता है तो एंट्री क्या बनता है? परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, मान लीजिए 1000 रुपीज़ से, ठीक है, और क्रेडिट में किया है तो क्या होता है? क्रेडिटर क्रेडिट होता है ना, क्रेडिटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पर कैश कर दिया है। ठीक है, तो रॉन्ग अकाउंट किया है ना, तो रॉन्ग अकाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रेडिट में ही मिस्टेक है, लेकिन यहाँ अमाउंट का मिस्टेक नहीं, यहाँ पे अकाउंट का मिस्टेक है, गलत नाम लिखना है, लिख दिया है। ठीक है, तो नाम गलत लिखा है, गलत अकाउंट क्रिएट कर दिया है ना, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर भी टैली होगा। ठीक है ना, ये भी हमने देखा ही था। ठीक है, फिर तीसरा पढ़िए क्या होगा, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, तो सर ऑब्वियसली तीसरा वाला होगा, तो इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, 500 रुपीज़ कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू ट्रेड पेएबल्स फॉर 50 रुपीज़ एंड क्रेडिटेड टू कैश एज 500 रुपीज़। तो देखिए मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ है, आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है, ठीक है ना, जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो आपके पास से पैसा जाता है, टू कैश अकाउंट होगा, है ना, और क्रेडिटर कम होगा, है ना, ट्रेड पेएबल कम होगा, तो टीपी शॉर्ट में लिखिए, टीपी आपका डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिटर डिक्रीज, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी डिक्रीज को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर? अमाउंट का मिस्टेक क्या हुआ है? आपने डेबिट कर दिया 50 रुपया से, ठीक है, और क्रेडिट कितने से किया? 500 रुपीज़ से। यहाँ पे 450 का मिस्टेक है ना, क्रेडिट में मिस्टेक का अमाउंट अलग अलग है ना, तो यहाँ दोनों में अलग अलग है, तो अमाउंट का अलग अलग है, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? सी है। ठीक है, फिर आइए नंबर 2 पे। नंबर 2 ना मैं लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मुझे एक्सप्लेन करना होगा। नंबर 3 में आइए एक बार देखिए। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेज़र, लेज़र बनाने के बाद क्या करते हैं? द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर इतना तो हमें पता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या हुआ? द अकाउंटेंट फाइंड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाई 1500 रुपीज़। डेबिट साइड का टोटल कम है, ठीक है, तो इसको कैसे आप एडजस्ट करते थे? इसको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते थे, याद है, सस्पेंस अकाउंट बना के करते थे। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिखूँ या क्रेडिट में लिखूँ? तो भाई जहाँ कमी है वहाँ लिखेंगे, तो शॉर्ट कहाँ पर है? डेबिट में है ना, तो डेबिट वाले में लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। आया बात समझ में? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। नंबर 5, नंबर 5 में क्या है? सेल्स क्रेडिट में होना चाहिए, है, ठीक है, परचेज डेबिट में होना चाहिए, है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट में होना चाहिए, है, ठीक है, सैलरीज भी एक्सपेंस होता है, ठीक है, और ये डेबिट में होना चाहिए, लेकिन कहाँ लिख रखा है? क्रेडिट में लिख रखा है। सही तो ये डेबिट में होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब देखिए उसने क्या कर रखा था? गड़बड़ कर रखा था ना, गलत जगह लिख रखा था, तो इस वजह से क्या हुआ? ये देखिए अमाउंट दोनों जो है सेम नहीं आ रहा है ना, टोटल सेम नहीं आ रहा है, तो टैली नहीं हो रहा ना, तो टैली क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ भी ये पूछा है। द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है? सैलरी को गलत जगह लिख रखा है ना, तो रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ सैलरी अकाउंट। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब आइए नंबर 2 करते हैं। ठीक है, नंबर 2 में एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पढ़िए नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़ेंगे। 1500 रुपीज़ रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट, ठीक है,
एंड एंटर करेक्टली इन द कैश बुक। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने रेंट रिसीव किया है। ठीक है, रेंट पे नहीं किया है, रेंट रिसीव किया है। ठीक है, रेंट पे करेंगे तो आपका एक्सपेंस होगा ना, रेंट रिसीव करेंगे तो आपका इनकम होगा। ठीक है, तो आप रिसीव कर रहे हैं तो रेंट रिसीव कर रहे हैं तो रेंट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं। ठीक है ना। और एंटर करेक्टली इन द कैश बुक। कैश बुक क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। कैश बुक में क्या होता है, जितना भी कैश ट्रांजेक्शन्स होता है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश बुक में लिखेंगे, कैश पे कर रहे हैं तो कैश बुक में लिखेंगे। ठीक है, हालांकि अब इसको जर्नल के एंट्री के हिसाब से ही समझिए, पहले ज़्यादा से समझ में आएगा। देखिए, आपने रेंट रिसीव किया है, ठीक है, 1500 रुपीज़ का, तो इसका जर्नल क्या होना चाहिए पहले ये समझिए। आप सोचिए, एक बार आपको आता ही होगा, है ना। जब रेंट रिसीव करेंगे कैश में, ठीक है, तो कैश कम्स इन, है ना, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ लिखिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना। कितने से करेंगे, 1500 से करेंगे। और रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, तो रेंट आपका इनकम है तो रेंट क्या होना चाहिए, रेंट आपका क्रेडिट होना चाहिए ना 1500 से। आ रहा है बात समझ में, ये करेक्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपने पोस्टिंग में गलती क्या कर दिया, आपने दोनों तरफ क्या दोनों कर दिया, डेबिट में ही कर दिया। तो जब आप इसको पोस्ट करेंगे ना, जब कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो क्योंकि कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रेंट, है कि नहीं, टू रेंट, है कि नहीं। तो 1500 रुपीज़ लिखेंगे। आया बात समझ में। और जब रेंट में पोस्टिंग करेंगे तो रेंट तो आपका क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में होना चाहिए था ना, बाई कैश। आ रहा है बात समझ, ये यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर आपने टू कैश कर दिया। तो अगर आप इसको जर्नल में ही कन्वर्ट करके एक बार चेक करें तो आपने क्या मिस्टेक किया है, ध्यान से समझिए क्या मिस्टेक हुआ है। आपने कैश अकाउंट तो किया डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 1500 रुपीज़, और आपने रेंट भी डेबिट कर दिया है, यही किया ना मिस्टेक, रेंट भी आपने डेबिट कर दिया 1500 रुपीज़ से, है कि नहीं, ये मिस्टेक हुआ है। तो देखिए आपका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आपका डेबिट में क्या हो रहा है, डेबिट में 3000 हो गया और क्रेडिट में तो कुछ नहीं, जीरो हो गया ना। ठीक है, डेबिट में कितना हो रहा है, 3000 रुपया, 3000 रुपीज़ हो रहा है, और क्रेडिट में जीरो हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो इससे आप पढ़िए क्या लिखा है, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000 देन द क्रेडिट टोटल। क्या ये सही है सर? हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट में 3000 दिखेगा और क्रेडिट में जीरो दिखेगा। तो डेबिट में 3000 ज़्यादा दिख रहा है तो डेबिट टोटल आपका 3000 से ज़्यादा दिखेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हमारा कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, तो अब हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में अब हम सब्सिडरी बुक सीखेंगे। ठीक है, सब्सिडरी बुक, उसके बाद हम सीखेंगे कैश बुक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट में बताइए कैसा था, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।